प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका संचयन से पाठ 3 टोपी शुक्ला का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक राही मासूम रजा जी हैं। बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। आइए पढ़े हुए अंश पर एक नज़र डालते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने टोपी शुक्ला नामक पात्र का सजीव चित्रण किया है। इफ़न टोपी के जीवन का अभिन्न हिस्सा था। इफ़न टोपी का पहला मित्र था। उन दोनों का रिश्ता अटूट था। इफ़न के दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे। इफ़न की दादी पूरब की रहने वाली थीं। पूरब कहते हैं लखनऊ से पूरब की ओर के जो क्षेत्र हैं उन्हें। वह 9-10 वर्ष की उम्र में ही ब्याह कर लखनऊ आ गई थीं और लखनऊ आने के बाद भी उनकी भाषा उर्दू नहीं थी। वे आजीवन पूरब की भाषा ही बोलती रही थीं। आइए कहानी का दूसरा भाग पढ़ते हैं। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गईं जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करती थी। असामियों के यहाँ से मतलब असम से आए हुए व्यापारियों के यहाँ से। तो जो इफ़न की दादी थी, भले ही उनका विवाह मौलवी से हुआ था, ठीक है, लेकिन इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी। वे एक जमींदार की बेटी थी और जमींदार की बेटी होने के नाते उनके घर में दूध, घी, दही की कोई कमी नहीं थी। तो उनका पूरा बचपन दूध, घी खाते हुए व्यतीत हुआ था। लेकिन लखनऊ आने के बाद वह उस दही के लिए तरस गई थी जो उनके यहाँ असम से जो व्यापारी आते थे, वो काले रंग की जो मिट्टी की हांडियाँ होती थी, हांडी कहते हैं मिट्टी के बर्तन को, मिट्टी के बर्तन में दही भर के लाया करते थे। वो दही बहुत चाव से खाया करती थी। उस दही के लिए वे लखनऊ आकर तरस गई थी। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती। लपड़ शपड़ मतलब जितना मन करता। तो जब कभी वे अपने मायके जाती तो उनका जितना जी करता उतना वहाँ जाकर खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। ठीक है, मौलवी का स्त्रीलिंग यहाँ पर लिखा है मौलविन। ठीक है, तो क्योंकि वे मौलवी की पत्नी थी इसलिए उनके लिए मौलविन का उपयोग किया गया है। तो जैसे ही बेचारी लखनऊ आती, फिर जो उनके परिवार के ससुराल के रीति रिवाज थे उनके बंधनों में बंध जाती थी। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी, मियाँ मतलब पति, कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। उन्हें अपने पति से केवल यही एक शिकायत थी कि वो समय भी नहीं देखते, क्या मौका है, क्या अवसर है, बस हमेशा मौलवी ही बने रहते हैं। उनके व्यवहार में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। ससुराल में उनकी आत्मा सदैव बेचैन रही मतलब परेशान रही। ठीक है, क्योंकि उनकी परवरिश जो बचपन में थी वो बिल्कुल अलग माहौल में थी और उनका जो ससुराल का माहौल था, रीति रिवाज था, वो बिल्कुल अलग था। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जौन तू से हमरी लाश न संभाली जाए तो हमरे घर भेज दी हो। ठीक है, तो जब उनके मरने के समय, जब उनका मृत्यु का समय निकट आया तो उनके बेटे ने उनसे पूछा कि आपकी लाश को कहाँ दफन किया जाए, करबला में या नजफ में। तो वो बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने अपने उसी पूर्वी भाषा में बोला कि बेटा, अगर तुमसे हमारी लाश न संभाली जाए, मतलब अगर अंतिम संस्कार न किया जाए, तो उसे हमारे घर मायके में भिजवा देना। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। कस्टोडियन मतलब जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक नहीं रहता, उसे संरक्षण विभाग अपने कब्जे में ले लेता है।
तो अब उनका मृत्यु का समय निकट नहीं था, इसलिए शायद उन्हें यह याद नहीं रह गया था कि अब उनका घर हिंदुस्तान में नहीं है। विभाजन के बाद उनका घर पाकिस्तान में आ गया है और घर वाले कराची में हैं। उनका घर संरक्षण विभाग का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। तो मरते समय इस तरह की छोटी छोटी बातें भला किसे याद रहेंगी। उस समय तो मनुष्य अपने जीवन के जो सबसे अच्छे पल होते हैं शायद उनके बारे में सोचता होगा। ये बातें कथाकार कहानी जो कह रहे हैं उनका अपना ख्याल है, क्योंकि अभी तक उन्होंने इन क्षणों का अनुभव नहीं किया है। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। तो मृत्यु के समय इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। इफ़न की जो दादी थी उनका जो मायके वाला घर था उसे सभी लोग कच्ची हवेली के नाम से जानते थे। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी हुई थी। ठीक है, मिट्टी की बने होने के कारण उसे कच्ची हवेली कहा जाता था। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। बीजू पेड़ वह पेड़ जिसे बीज की मदद से उगाया गया हो। तो उन्होंने अपनी हवेली में एक दशहरी आम का एक प्रकार है, दशहरी आम का पेड़ बीज बोकर के उगाया था। वो उन्हें अभी भी याद है और वो सोचती हैं कि वह पेड़ भी अब उनकी तरह बूढ़ा हो चुका है। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आई। बेशुमार मतलब बहुत सारी। ऐसे ही बचपन की छोटी छोटी अनेक घटनाएं उन्हें याद आईं। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। जिसने अपना पूरा जीवन हिंदुस्तान में बिताया, जिसने अपना पूरा जीवन यहाँ की मिट्टी की यादों में बिताया, वो करबला या नजफ में अपना अंतिम संस्कार कैसे करवा सकती थी। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें बनारस के फातमैन में दफन किया गया, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। ये जो इफ़न के पिताजी मुर्तजा हुसैन, उनके उस समय तबादला बनारस में ही हुआ था। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इफ़न की दादी बीबी कही जाती थी। तो जिस समय इफ़न की दादी का देहांत हुआ था उस समय इफ़न स्कूल में था। नौकर ने ही स्कूल में आकर ये खबर दी थी कि इफ़न की दादी का देहांत हो गया। तो इफ़न की दादी को सभी लोग बीबी कह करके पुकारते थे। इफ़न तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। जब इफ़न की दादी की मृत्यु हुई उस समय इफ़न चौथी कक्षा में पढ़ता था और तब तक वह टोपी को जान गया था। टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुज़हत से भी था, परंतु दादी से वह जरा ज्यादा प्यार किया करता था। बाजी कहते हैं बड़ी दीदी को। तो इफ़न को अपनी दादी से बहुत प्यार था। हालांकि उसे अपने अब्बू से, अम्मी से, बड़ी बहन से, छोटी बहन जिसका नाम नुज़हत है उससे भी बहुत प्यार था, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वह अपनी दादी से किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। कचहरी कहते हैं न्यायालय को। तो इफ़न की अम्मी कभी कभी गलती हो जाने पर इफ़न को डांट दिया करती थी, मार भी लिया करती थी। उसकी बड़ी दीदी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसके अब्बू भी कभी कभी घर को कचहरी न्यायालय समझकर कुछ कड़े फैसले सुना देते थे। नुज़हत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। उसकी छोटी बहन नुज़हत को जब कभी भी मौका मिलता उसकी जो कॉपियां होती थी उस पर चित्र बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। घर में केवल दादी ही ऐसी थी जिसने कभी उसके दिल को पीड़ा नहीं पहुंचाई। वह रात को उसे बहराम डाकू, अनारपरी, बाहरा बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई,
पंचफुल्ला रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। दादी रात होते ही इफ़न को कई सारी कहानियाँ सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवर दिगार। पाक कहते हैं पवित्र। उस कहानियाँ सुनाते हुए कहती हैं कि जब पूरा संसार सो जाता है उस समय भी जो पवित्र परवरदिगार परमेश्वर हैं वो जागते रहते हैं। आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। मुल्क कहते हैं देश को। तो कहती है मैंने अपने आँखों से देखी नहीं है, मैं आँखों देखी घटना नहीं सुना रही हूँ, कानों सुनी बात कह रही हूँ। एक देश में एक राजा एक बादशाह रहता था। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। ठीक है, उसकी दादी की भाषा सुनकर उसके परिवार के बाकी लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी भी अपनी दादी की भाषा का मजाक नहीं उड़ाया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, उसे दादी की भाषा बहुत अच्छी लगती थी, परंतु अब्बू बोलने नहीं देते थे। लेकिन उसके अब्बू उन्हें दादी की भाषा बोलने नहीं देते थे, और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली, तू काहे को बोले लाग्यो, तू अपने अब्बा ही की बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तो जब कभी इफ़न दादी से शिकायत करता कि वो उनकी तरह उनकी भाषा सीखना चाहता है, उनकी तरह बोलना चाहता है, लेकिन अब्बू ऐसा नहीं करने देते हैं, तो वे अपनी पूर्वी भाषा में ही उसे समझाते हुए कहती, हंसते हुए कहती कि मेरा क्या है बच्चे, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, तो तुम मेरे जैसे अनपढ़ गंवार की बोलनी क्यों सीखते हो, क्यों बोलना चाहते हो? तुम तो अपने अब्बू की ही बोली बोलो। और वो बात को वहीं रफा दफा कर देती, खत्म कर देती और कहानी शुरू कर देती। तो ऊ बादशाह का किहिस कि तुरते एक ठो हिरन मार लिया वा। तो उस बादशाह ने क्या किया कि तुरंत ही एक हिरन को मार ले आया। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। इफ़न की जो दादी थी उसकी यही बोली, उनकी यही भाषा टोपी को भी दिल में उतर गई थी, मतलब टोपी को भी काफ़ी पसंद आई थी। तो इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की तरह दिखाई दी थी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। उसे अपनी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। तो कहते पता उसे अपनी दादी से बहुत ज़्यादा नफरत थी, उनकी भाषा उसे टोपी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा जो बोली थी एक सी थी। वह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। जब भी टोपी इफ़न के घर जाता उससे मिलने के लिए, तो उसकी कोशिश यही रहती कि वो इफ़न की दादी के पास ही बैठे। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कोशिश ही न करता। घर के जो बाकी सदस्य थे, इफ़न की अम्मी, उनकी बड़ी दीदी, उनसे वो बातचीत करने की कभी कोशिश नहीं करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। वे दोनों, इफ़न की अम्मी और उसकी बड़ी दीदी, हालांकि जो टोपी की बोली थी, ठीक, उसका मजाक बनाने के लिए उसे छेड़ती थी कि उसे छेड़ेंगी, टोपी कुछ बोलेगा तो उस पर हंसेंगी। लेकिन जब बात बढ़ने लगती तो इफ़न की दादी बीच बचाव कर देती थी। ते काहे को जाते उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती। तो अपनी पूर्वी भाषा में ही कहती, तुम उन सब के पास क्यों जाते हो, ठीक है, वहाँ मत जाया करो, यहाँ आओ। परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता। हालांकि वो उसे डांटते हुए कहती, लेकिन उनके जो डांट के शब्द भी थे वो इतने मीठे लगते थे मानो शक्कर का खिलौना हो। शक्कर कहते हैं चीनी को, मानो वो चीनी हो। अमावट बन जाता। अमावट कहते हैं जो आम पक जाता है उसके रस की मोटी परत बना के सुखाया जाता है, ठीक है, तो उसे अमावट कहा जाता है। तिलवा बन जाता। तिल कहते हैं तिलवा, तिल के लड्डू को या तिल से बने हुए मीठे व्यंजन को। और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तो दादी भले ही उसे गुस्से में डांटते हुए कहती, लेकिन उनका गुस्से का हर शब्द भी उसे बहुत मीठा लगता
और वह उनके पास चुपचाप चला जाता। तोरी अम्मा क्या कर रही? दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। दादी जब भी टोपी शुक्ला से बात शुरू करती थी तो उनका पहला वाक्य ही होता, तोरी अम्मा क्या कर रही, मतलब तुम्हारी माताजी क्या कर रही हैं। पहले तो वह चकरा जाता कि ये अम्मा क्या होता है। पहले पहले तो टोपी को ये समझ में ही नहीं आता कि दादी ये अम्मा किसके लिए इस्तेमाल कर रही हैं, अम्मा का मतलब क्या होता है। फिर वह समझ गया कि माताजी को कहते हैं। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि अम्मा माताजी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। उसे यह शब्द बहुत मीठा लगा। जैसे गुड़ की डली हम मुंह में डाल करके उसके रस का आनंद लेते रहते हैं, वैसे ही वो इन शब्दों को दोहरा दोहरा कर उनका आनंद लेता रहा। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश हो चुकी थी। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ उसका जिक्र किया गया है। तो जो टोपी शुक्ला के पिता डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला, उनके घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। मतलब उनके यहाँ भी आधुनिक नए रीति रिवाज अपनाए जाने शुरू कर दिए गए थे। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। ठीक है, अब खाना मेज कुर्सी पर बैठकर खाया जाता था। लगती तो थालियां ही थी, परंतु चौके पर नहीं। चौका कहते हैं रसोई को। तो पहले हमारी जो परंपरा थी उसके अनुसार रसोई में ही नीचे जमीन पर पाटा लगाकर वहीं पर खाना परोसा जाता था। लेकिन अब आधुनिक रीति रिवाजों ने डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला के घर में प्रवेश कर लिया था। तो हालांकि खाना थालियों में ही परोसा जाता था, लेकिन अब उसे मेज कुर्सी पर बैठकर खाया जाता था। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। तो उस दिन घर में बैंगन का भुर्ता, बैंगन सब्जी का नाम है, बैंगन का भुर्ता बनाया गया। वो टोपी को बहुत अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। राम दुलारी टोपी की माँ। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। तो टोपी ने अपनी माँ से बैंगन का भुर्ता और मांगते हुए कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी। मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गईं। अम्मी, यह शब्द घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज तुमने कहाँ से सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। लफ्ज कहते हैं शब्द को। तो जैसे ही टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता, तो अम्मी शब्द एक हिंदू परिवार में बिल्कुल अलग सा। तो मेज पर बैठे जितने भी लोग खा रहे थे उनका खाना बंद हो गया। सबकी निगाहें टोपी के चेहरे की तरफ जम गई। अम्मी शब्द एक हिंदू परिवार में कैसे बोला गया? तो अम्मी शब्द सुनते ही ऐसा लगा मानो परिवार की जो रीति रिवाज थे उनकी दीवारें हिलने लगी। टोपी की दादी ने तुरंत टोपी से सवाल किया, ये शब्द तुमने कहाँ से सीखा? लफ्ज। टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज क्या होता है? तो जब सुभद्रा देवी, उसकी दादी ने उसे पूछा, ये लफ्ज तुमने कहाँ से सीखा? तो टोपी को लफ्ज का मतलब नहीं समझ में आया। उसने अपनी माँ की तरफ आंखें नजरें उठाते हुए कहा, माँ ये लफ्ज क्या होता है? ये अम्मी तुम कहना तुमको किसने सिखाया? दादी गर्जी। गर्जी मतलब गुस्से से बोली, ई हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम ना जानते। ते कौनू मियाँ के लइका से दोस्ती कर लिहले का बाइका रे। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। तो दादी इस पर गुस्सा करते हुए बोली कि तुमने ये शब्द कहाँ से सीखा है? तो उसने बोला, ये हमने इफ़न से सीखा है। दादी उससे पूछती है कि इफ़न का पूरा नाम क्या है? तो टोपी कहता है, उसका पूरा नाम मुझे नहीं पता। तो कहता है, क्या किसी मियाँ के लड़के से, मतलब क्या किसी मुसलमान के लड़के से तुमने दोस्ती कर ली है? उसकी माँ राम दुलारी की आत्मा अंदर तक चिढ़ गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गवारों की यह जवान ना बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। तो राम दुलारी ने जब अपनी भाषा में पूछा, ते कौनो मियाँ के लइका से दोस्ती कर ली हेले बाइका रे, तो सुभद्रा देवी ने तुरंत
अपनी बहू राम दुलारी को डांटते हुए कहा कि हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस गंवारों की जबान में मत बोला करो। वो राम दुलारी पर गुस्सा हुई। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। लड़ाई का मोर्चा बदल गया मतलब अभी तक जहाँ दादी टोपी पर गुस्सा कर रही थी, अब वो बहू पर हमला करने लगी। आइए शब्दार्थ पर नजर डालते हैं। पहला शब्द है हांडिया। हांडिया कहते हैं मिट्टी का गोलाकार बर्तन को। कस्टोडियन, जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक ना हो उसका संरक्षण करने वाला विभाग। बीजू पेड़, गुठली की सहायता से उगाया गया पेड़। बेशुमार, बहुत सारी। बाजी, बड़ी बहन। कचहरी कहते हैं न्यायालय को। पाक, पवित्र। परवरदिगार, परमेश्वर। मुल्क, देश। अलबत्ता, बल्कि। अमावट, पके आम के रस को सुखाकर बनाई मोटी परत। तिलवा, तिल के बने व्यंजन। बच्चों, कहानी का जितना अंश आज हमने पढ़ा तो उसमें हमने जाना कि बच्चे या कोई भी व्यक्ति प्रेम और अपनेपन को चाहता है। उसे जहाँ से प्रेम, अपनापन, अपनत्व मिलता है उसे वही जगह पसंद आती है। ठीक है, जो हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारा रहन सहन है, वो जाति धर्म है, जो हमारी सामाजिक हैसियत है, वो सब अपनेपन के आगे काफ़ी छोटी हो जाती है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि कहानी का आज का अंश आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।